हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे जॉन कीट्स की पोएम ओड टू ऑटम, जिसमें हमने पोइट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने उनके मेजर वर्क्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पोएम एक्सप्लेन की थी। अब हम बात करते हैं पोएम के बारे में, ठीक है। सो इन दिस पोएम कीट्स डिस्क्राइब्स द सीजन ऑफ ऑटम as I have already told you that in the entire poem Keats describes the season of autumn, and Keats personifies autumn. Okay, the ode is an address to the season. It is the season of mists, and in this season fruits are ripened with the collaboration of the sun, and they are intimate friends. Okay, autumn and sun both are intimate friends, close bosom friends. Autumn loads the vines with grapes. There are apple trees near the most cottages. This season fills the apples with juice. The hazel shells also grow plum. The sun and the autumn help the flowers of the summer to continue. The bees are humming on these flowers. They collect honey from them. The hives are filled with honey. ये hives की स्पेलिंग ये मिस स्पेल्ड हो गया है. The bees think as if the summer would never end and warm days would continue for a long time. ठीक है, तो बीज जो है उनको ऐसा लगता है कि समर का जो सीज़न है वो कभी एंड नहीं होगा और ये जो वार्म डेज हैं दे विल बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. Autumn has been personified and compared to women farmers sitting carefully on the granary floor. जैसा कि हमने सेकंड स्टेंजा में पढ़ा था पोएम के कि सेकंड स्टेंजा में ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है और उसको एज अ फीमेल फार्मर, ठीक है, एज अ फीमेल फार्मर प्रेजेंट किया गया है हु इज सिटिंग केयरफ्री ऑन द ग्रेनरी फ्लोर. Okay, again Keats presents autumn as a reaper. It feels drowsy because of the poppy flowers and sleeps on the half reaped corn. तो जिस तरह से फीमेल जो फार्मर है वो जब काम करते करते थक जाती हैं और वो वहीं पे फील्ड में ही क्या करने लग जाती है, आराम करने लग जाती है. ठीक उसी तरह से जो पॉपीज़ की जो फ्यूम है, ठीक है, पॉपीज़ की जो फ्यूम है उसकी वजह से ऑटम जो है वो कैसा फील करती है, इट फील्स ड्राउजी. ठीक है, और वो वहीं पे क्या हो जाती है, हाफ जो रीप्ड कॉर्न होती है वहीं पर वो क्या हो जाती है, सो जाती है. ठीक है, द ऑटम होल्ड्स अ सिकल इन इट्स हैंड. ठीक है, तो जिस तरह से लेडी फार्मर जो है वो हाथ में सिकल रखती है क्या करने के लिए, कॉर्न जो है, ठीक है, क्रॉप्स जो है उनको कट करने के लिए, ठीक उसी तरह से ऑटम ने होल्ड किया हुआ है अ सिकल इन इट्स हैंड. अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, एक सिकल पकड़ा हुआ है, दैट इज अ टूल. Lastly, autumn is seen as a worker carrying a burden of corn on its head. और जिस तरह से क्रॉप्स काटने के बाद में उसको सर पे रख के ले जाया जाता है, ठीक उसी तरह से ऑटम जो है वो भी एक वर्कर की जैसे कैरी किए हुए किसको, अ बर्डन ऑफ कॉर्न ऑन इट्स हेड. The songs and joys of spring are not found in autumn seasons. ठीक है, तो ऑटम जो सीज़न, स्प्रिंग जो सीज़न है उसको एक तरह से जॉय का सिंबल माना गया है, आनंद का, प्लेजर का सिंबल माना गया है. ठीक है, और ऑटम को हमेशा से मेलनकली का सिंबल माना जाता है, उदास, जिसमें पत्तियां जो होती है वो पेड़ों से क्या हो जाती हैं, गिर जाती है. ठीक है, तो उदासी का एक तरह से मेलनकली का सिंबल हम कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पर पोइट जो है वो, जैसा कि हमने पोएम में भी पढ़ा था कि पोइट जो है वो कह रहे हैं कि थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू. ठीक है, स्प्रिंग के सॉन्ग्स के बारे में मत सोचो, यू हैव योर ओन म्यूजिक, तुम्हारा खुद का भी क्या है, म्यूजिक है. ठीक है, बट द पोइट सीज दैट ऑटम हैज इट्स ओन म्यूजिक एंड चार्म. In an autumn evening, mournful songs of the gnats, the bleat of the lambs, whistle of the redbreasts, etc.
आर हर्ड, ठीक है। तो ये सब साउंड्स हमें सुनने को मिलते हैं। मॉर्नफुल सॉन्ग्स ऑफ द नेट्स, द ब्लीट ऑफ द लैम्प्स एंड विसल ऑफ द रेड ब्रेस्ट, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा खुद का अपना म्यूजिक नहीं है। किसको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं? ऑटम को एड्रेस करते हुए कि डू नॉट थिंक दैट यू डोंट हैव योर ओन म्यूजिक, यू हैव योर ओन म्यूजिक, ओके। इट इज़ एन अनकन्वेंशनल अप्रिशिएशन ऑफ द ऑटम सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट ने जो ऑटम सीजन को अप्रिशिएट किया है, ये अनकन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल फॉर्म में नहीं है, इट्स डिफरेंट, ठीक है। इट सरप्राइजेज अस विद द आइडिया दैट ऑटम इज़ अ सीजन टू रिजॉइस, क्योंकि ये डिफरेंटली ऑटम सीजन को हमारे सामने प्रेजेंट करती है कि जो कन्वेंशनल आइडिया है, ठीक है, कन्वेंशनल जो हमारी थॉट है ऑटम सीजन को लेके कि ये मेलनकली का सिंबल होता है, उदासी का सिंबल होता है, ठीक है। और पेड़ जो होते हैं उस पर पत्तियाँ नहीं रहती हैं, फूल नहीं रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल खालीपन सा लगता है। लेकिन यहाँ पर कीट्स जो आइडिया हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑटम इज़ अ सीजन टू रिजॉइस, ठीक है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल अप्रिशिएशन ऑफ द ऑटम सीजन. The poem was composed in 1819 and published in 1820 in a volume of Keats' poetry that included Lamia and the Eve of Saint Agnes. ठीक है. The poem has 311-line stanzas. These stanzas describe a progression through the season from the late maturation of the crops to the harvest and to the last days of autumn when winter is nearing. The imagery is richly achieved through the personification of autumn. The work has been interpreted as a meditation on death. तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पोएम में कीट्स ने तीनों सीजन्स को तीनों स्टेंजास में बताया है कि किस तरह से जो फर्स्ट स्टेंजा बताया है कि ऑटम जो है वो फ्रूटफुलनेस का सीज़न है, उसके बाद में उसको एज अ फीमेल फार्मर प्रेजेंट किया है जो कि लेबर करती है, ठीक है, जो कि काम करती है खेतों में, और किस तरह से वो शाम का फिर इवनिंग का जो म्यूज़िक है उसको बताया गया है। तो एक तरह से ये ह्यूमन बीइंग को भी हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो यूथ होती है उसमें हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और किस तरह से फिर मिडिल एज में हम काम करते रहते हैं और उसके बाद भी किस तरह से डिक्लाइन होता है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि the work has been interpreted as a meditation on death. It shows the three different aspects of the season: its fruitfulness, its labor, and its ultimate decline. Okay, it is written in iambic pentameter. It is written in iambic pentameter. Iambic pentameter में लिखी गई है poem जो है वो. And the rhyme scheme of the poem follows a pattern of starting each stanza with an A-B-A-B pattern, which is followed by C-D-E-D-C-C-E rhyme scheme in the first stanza and C-D-E-C-D-D-E in the second and the third stanzas, and in each case there is a couplet before the final line. ठीक है, तो ये राइम स्कीम थी. एंड द पोएम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड ग्रेंजर ऑफ द ऑटम सीजन, ठीक है. एंड द पोएम एक्सप्लोर्स द ब्यूटी ऑफ ऑटम इन 3 डिफरेंट स्टेजेस. फर्स्ट, ऑटम इज अ फ्रेंडली कंस्पायरेटर that collaborates with the sun to bring richness, ripeness and fullness to the fruits. And secondly, it is a witness who sees the end of ripening and the completion of harvest. And thirdly, it is presented as a musician who plays sweet melodies. ठीक है, तो किस तरह से पोइट जो है वो यहाँ पर ऑटम सीज़न को एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी ब्यूटी और उसके ग्रेंजर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है. अगर पोएम में यूज़ होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले तो है पर्सोनिफिकेशन. तो जैसा कि मैंने बताया कि पोएम जो है, पूरी पोएम में कीट्स ने ऑटम को पर्सोनिफाई किया है, ठीक है, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट किया है. उसके बाद में सिमिली की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन आई थी फर्स्ट सेकेंड स्टेंजा में, ठीक है. एंड समटाइम लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, ठीक है. तो यहाँ पर ऑटम जो सीजन है उसको
ग्लीनर से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया है। अलिट्रेशन का यूज़ तुम खुद देखोगे, एजोनेंस का यूज़ खुद देखोगे, कॉन्सोनेंस का यूज़ भी तुम्हें खुद को देखना है। तो तुम्हें लाइंस को रीड करना है और वहाँ से हमें अलिट्रेशन भी समझना है, एजोनेंस का यूज़ कहाँ हुआ है वो भी देखना है, और कॉन्सोनेंस का यूज़ कहाँ हुआ है वो भी देखना है। रेटोरिकल क्वेश्चन का यूज़ हुआ है वो भी तुम्हें खुद से देखना है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इमेजरी का यूज़ हुआ है, द पोएम इज़ फुल ऑफ इमेजरीज। ठीक है, बात करें with fruit the vines that round the thage eaves run, the most cottage trees plump the hazel shells, sweet kernel overbrimmed their clammy cells, fume of poppies. Okay, and the last oozings hours by hours. ठीक है, soft dying day. ठीक है, स्मॉल नेट्स मॉर्न। तो ये सारी जो पोएम है वो इमेजरी, पूरी जो पोएम है उसमें इमेजरी का यूज़ किया गया है। द पोएम इज़ फुल ऑफ सो मैनी इमेजरीज। ओके, उसके बाद में बात करें एपोस्ट्रोफी की, तो यहाँ पर हु हैथ नॉट सीन द ऑफ्ट अमिड द स्टोर, यहाँ पर कि किसने तुम्हें, हु हैथ नॉट सीन द ऑफ्ट अमिड द स्टोर, तो हु हैव नॉट सीन यू ऑफन अमिड योर स्टोर। ठीक है, तो किसने तुम्हें स्टोर के बीच में बैठे हुए नहीं देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट जो है ऑटम को डायरेक्ट एड्रेस करके कह रहे हु इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है जब हम अपसेंट कोई थिंग हो या फिर कोई पर्सन हो, उसको अपन डायरेक्ट एड्रेस करके जब कुछ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटम जो है वो इनएनिमेट है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग तो है नहीं और वो भी अपसेंट है, तो उसको क्या डायरेक्ट एड्रेस करते हुए कह रहे हैं पोइट कि हु हैथ नॉट सीन द ऑफ्ट अमिड द स्टोर, किसने तुम्हें नहीं देखा है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। तो ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनका पोइट ने यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, अलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, रेटोरिकल क्वेश्चन, इमेजरी एंड एपोस्ट्रोफी। पर्सोनिफिकेशन तो पूरी पोएम ही पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, और इमेजरी भी, इसमें पूरी पोएम में इमेजरी का यूज़ भी किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि पूरी जो पोएम है वो भरी हुई है। ठीक है, इट्स फुल ऑफ इमेजरीज, सो मैनी इमेजरीज, एंड पर्सोनिफाई किया ही है यहाँ पर ऑटम को। और पोएम है उसका फॉर्म ओड है, ये एक ओड है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम ओड टू ऑटम दैट इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स।